है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड रेडिएशन। ठीक है। तो देखिए, साइटोजेनेटिक इफेक्ट मतलब सेल में क्या क्या जेनेटिक लेवल पे इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या क्या वो बैड इफेक्ट हो सकता है। गुड इफेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं होता है, बैड इफेक्ट ही होता है। तो सेलुलर लेवल पे, सेल में जेनेटिक लेवल पे क्या क्या इफेक्ट होता है आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन से। ठीक है। तो देखिए, हम लोग हमेशा आजकल के टाइम में मतलब 24 घंटा किसी ना किसी तरीके के रेडिएशन से घिरे हुए हैं। ठीक है। तो आजकल हम लोग को रेडिएशन पोल्यूशन देखने को भी मिलता है। क्या? तो रेडिएशन पोल्यूशन, अब इसमें कई तरीका का जो है रेडिएशन है जो हमारा बॉडी एक्सपोज होता है अलग अलग टाइम में, अलग अलग दिन। ठीक है। हम लोग सबसे कभी ना कभी वाकिफ रहते हैं। ठीक है। तो रेडिएशन पोल्यूशन, तो हम लोग को ये डिस्कस करना है कि उसमें से कौन से रेडिएशन है जिनको हम लोग आयोनाइज्ड रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। दो तरीके के रेडिएशन होते हैं, आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन, और इसका हमारे सेल पे, लिविंग सिस्टम पे और जेनेटिक लेवल पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है, और पड़ता है तो कैसा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि दो तरीके के रेडिएशन होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन उनको बोलते हैं, ये इतने हाई एनर्जी होते हैं। ठीक है। इनके पास इतना हाई एनर्जी होता है, एनर्जी इज हाई, इतना हाई एनर्जी होता है कि ये आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ये कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस है, और सबसे आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी देके हम लोग आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। तो ये कम दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में है, लेकिन इसको भी निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और ये इन रेडिएशंस के पास होता है। तो इनके पास इतना ज्यादा एनर्जी है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट कर सकते हैं। ठीक है। आयनाइज कर सकते हैं, तभी तो बोल रहे हैं आयनाइजिंग, कि कोई एटम को आयोनाइज कर दे तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या कर दे रहा है, उस एटम को आयोनाइज कर दे रहा है। इसीलिए इन रेडिएशंस को बोलेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी काफी हार्मफुल होते हैं। ये भी कोई कम हार्मफुल नहीं होता है, बट ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, वो आयोनाइज नहीं कर सकते हैं एटम्स को। ठीक है। अब एक स्पेक्ट्रम देखे वेवलेंथ के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा जो ये है वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आयोनाइजिंग है, कौन सा नॉन आयोनाइजिंग है। तो देखिए, एक्सरे जो है ये यहाँ पे जो ये कलर का है, ऑरेंज कलर का, ठीक है, तो इसके इधर राइट में आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो इसके राइट में क्या है, थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट, मतलब न के बराबर ही। मेनली क्या है आयोनाइजिंग, तो एक्सरेज, जो हम लोग कॉमनली इसको देखते रहते हैं। ठीक है। और गामा रेज, तो गामा रेज हम है आयनाइजिंग, एक्सरे से भी खतरनाक है, लेकिन अच्छा है कि नहीं हम लोग को देखने को मिलता है, नहीं इससे एक्सपोज होते हैं। ठीक है। नहीं तो बहुत ही खतरनाक है गामा रेज, तो इसको हटा ही दीजिए। तो यहाँ पे बचा कौन, डेली लाइफ में जो देखने को मिलता है एक्स रेज। तो इसीलिए बोलते हैं कि बार बार एक्सरेज नहीं करवाना चाहिए। बात बात में डॉक्टर एक्सरे सजेस्ट कर देता है, हम लोग एक्सरे करवा लेते हैं। ये क्या करता है, हमें आयनाइजिंग रेडिएशन से आयनाइज कर देता है, और अलग अलग लेवल पे ये चेंजेस ला सकता है सेल के अंदर। ठीक है। और ये हार्मफुल साबित हो सकता है, किसी किसी तरीके का अगर बैड म्यूटेशन हो गया तो ये कैंसरस भी हो सकता है। ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन से बच के रहना चाहिए, और एक्सरे कम से कम करवाना चाहिए जब तक वैसा कुछ बहुत जरूरी ना हो जाए। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में जैसे विजिबल लाइट हो गया, ठीक है, और हो गया इंफ्रारेड, और ज़्यादा वेवलेंथ पे गए तो, और वेवलेंथ पे गए तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ हाई, वेवलेंथ हाई। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा उतना एनर्जी ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इधर कम, फ्रीक्वेंसी इधर साइड एकदम कम है, और इधर क्या है, ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है। और वेवलेंथ उल्टा, वेवलेंथ इधर कम है, इधर ज़्यादा है। तो ठीक है, इतना आप समझते होंगे बेसिक। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इफेक्ट। तो देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन सेल्स। अलग अलग इफेक्ट होता है सेल पे, इंक्लूडिंग द साइटोजेनेटिक इफेक्ट, मतलब जीन लेवल पे भी चेंज होता है, जेनेटिक इफेक्ट भी होता है सेल के अंदर। साइटोजेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स का ब्रांच है जो कि स्टडी करता है हाउ क्रोमोसोम्स बिहेव इन सेल्स, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। एंड इट फोकसेज ऑन चेंजेस दैट अकर इन द क्रोमोसोमल लेवल। तो क्रोमोसोम कैसे काम करता है, बिहेव करता है, और जो भी चेंजेस है क्रोमोसोम लेवल पे होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं साइटोजेनेटिक्स में, जो कि जेनेटिक्स का एक ब्रांच है।
ठीक है। तो देखिए आयनाइजिंग रेडिएशन का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, उसके बारे में बताया कि आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो कैरी इतना एनफ एनर्जी कैरी करता है कि वो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं उनको भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है, रिलीज करा सकता है। और जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज कैटायंस का, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स का भी फॉर्मेशन होता है। दिस हाई एनर्जी रेडिएशन कैन कॉज सेवरल डैमेज टू द सेलुलर स्ट्रक्चर। और ये हाई एनर्जी रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन सेलुलर स्ट्रक्चर्स में भी डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल को डैमेज कर दें या क्रोमोसोम्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। सम साइटोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इंक्लूड। तो देखिए ये जो है पहला बात कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं, फ्री रेडिकल आयंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्या है, तो डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स को भी डैमेज कर सकते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या किस किस तरीके का इफेक्ट दिखा सकता है। सबसे पहले कि क्रोमोसोमल एबरेशन, सबसे पहला कि क्रोमोसोम में एबरेशन क्रिएट कर सकता है। कैसा एबरेशन, तो आयनाइजिंग रेडिएशन कैन इंड्यूस स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर सकता है, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर सकता है, जैसे क्रोमोसोम का टूट जाना, उसमें कुछ डिलीट हो जाना, ट्रांसलोकेट हो जाना, मतलब जगह चेंज हो जाना, इन्वर्स हो जाना, इन्वर्जन हो जाना, या फिर रिंग फॉर्मेशन, या फिर रिंग फॉर्म हो सकता है। दीज एबनॉर्मलिटीज कैन लीड टू जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। अब क्रोमोसोम में ये स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है तो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी होगा ही, पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, और जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन हो गया, क्रोमोसोम में खराबी। अब क्रोमोसोमल ब्रेकेज, देखिए क्रोमोसोमल ब्रेकेज, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन द डीएनए। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के डबल स्ट्रैंड्स को ही ये ब्रेक कर सकता है, पूरा दोनों स्ट्रैंड को, मतलब डीएनए को सीधा दो भाग में तोड़ सकता है ये आयनाइजिंग रेडिएशन, विच कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसके कारण क्या बन जाएगा, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन सकता है। और जैसे देखिए तोड़ देगा तो ये एक सेंटर ये हो गया और एक सेंटर ये होगा, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। तो ब्रेकेज के कारण ये डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन सकता है। एसेंट्रिक फ्रेगमेंट से बन सकता है, एसेंट्रिक मतलब कि कोई अब सेंटर ही नहीं, सीधा अलग हो गया, ये एसेंट्रिक फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। एंड अदर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, तो क्रोमोसोम ही टूट गया, डबल स्ट्रैंड उसका डीएनए का, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स का अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, एसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक या फिर दूसरे अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फ्रजाइल है, अभी टूटा नहीं है लेकिन फ्रजाइल है। अब देखिए तीसरा है कि माइक्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन। अब क्या करता है कि आयनाइजिंग रेडिएशंस इंड्यूस कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई। अब ये माइक्रो न्यूक्लियाई क्या है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूक्लियाई कंटेन फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास क्रोमोसोम्स का फ्रैगमेंट होता है या फिर होल क्रोमोसोम भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, एडिशनल न्यूक्लियाई है विद इन सेल, सेल है, ठीक है, उसका अपना न्यूक्लियाई है और उसके अलावा एडिशनल छोटा सा न्यूक्लियाई है, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये इसके पास एक क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट हो सकता है या पूरा का पूरा क्रोमोसोम हो सकता है जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था मेन न्यूक्लियस में जब सेल डिवीजन हो रहा था किसी गड़बड़ी के कारण, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई इज कंसिडर्ड बायोमार्कर ऑफ क्रोमोसोमल डैमेज। ये माइक्रो न्यूक्लियाई का मिलना ही किसी भी सेल में ये बायोमार्कर है, ये दर्शाता है कि वो सेल क्या है, उसमें क्रोमोसोमल डैमेज हुआ है, माइक्रो न्यूक्लियाई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये था हमारा डीएनए, आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण ये टूटा, ये डैमेज हुआ, जिसके कारण डबल स्टैंड में क्या हुआ, ब्रेक्स हुआ, ब्रेक्स लगा। अब ब्रेक्स लगने के कारण होता है कि फ्रेगमेंट्स निकल जाता है डीएनए का बीच में, ठीक है। फ्रेगमेंट्स निकल गया, ये एक फ्रेगमेंट निकल गया, ये फ्रेगमेंट निकल गया पूरा मेन जीनोम में से। अब ये फ्रेगमेंट्स छोटा छोटा माइक्रो न्यूक्लियाई के अंदर जा सकता है, इनकॉर्पोरेट हो सकता है और मेन न्यूक्लियाई से बाहर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो माइक्रो न्यूक्लियाई का पाया जाना ये क्या है कि डी क्रोमोसोमल डैमेज हुआ है, ये साइन है, ठीक है। अब देखिए नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के पास लेस एनर्जी होता है, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन के तुलना में। ये डायरेक्टली आयोनाइज नहीं कर सकते हैं एटम या मॉलिक्यूल को, ठीक है। हाउएवर इट कैन स्टिल हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट, फिर भी ये हार्मफुल साबित हो सकते हैं और होते भी हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट इनके हार्मफुल होता है, ठीक है। कब, जब इनका हाई इंटेंसिटी या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अब इसके एक्सपोजर में हम लोग बहुत देर तक हैं और हाई इंटेंसिटी में है, तब क्या होता है कि इसका भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन
ज़्यादा फ़ोन के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, नज़दीक नहीं रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए सर के पास रख के। तो ये सब क्या है, इससे क्या होता है कि बहुत ही लंबे समय तक मतलब हम लोग प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर तक हम लोग को ये रेडियो वेव्स मिलते रहता है, ठीक है, बॉडी के करीब। तो उसे हार्म पड़ सकता है, ठीक है। या फिर ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाले कंपनीज होते हैं उनका इंटेंसिटी जो होता है वो हमेशा चेक करके रखा जाता है, ताकि वो नेटवर्क ज़्यादा देने के चक्कर में वो ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिफाइड वेव्स ना यूज़ करे, वो हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा इंटेंसिटी और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर दोनों ही क्या होता है, दोनों के कारण ही ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है। The cytogenetic effects of non-ionizing radiation are generally less pronounced than those of ionizing radiation, ठीक है। अब उसके तुलना में कम हार्मफुल है, कम हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इफेक्ट्स इसका देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल अल्टरेशन। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट, तो यूवी लाइट के पास भी काफी ज्यादा एनर्जी होता है, भले एक्सरे से कम होता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक्सरे से कम है अल्ट्रावायलेट रेज, लेकिन फिर भी ये बाउंड्री पे ही है, इसके पास काफी ज्यादा एनर्जी है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि आयनाइजिंग के करीब ही है। तो जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि यूवी लाइट जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल में डैमेज कर सकता है, डीएनए मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकता है। दिस डैमेज कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन डाइमर्स। अब डीएनए मॉलिक्यूल डैमेज कर देगा तो पायरिमिडीन डाइमर्स बना लेते हैं खुद में ही। फॉर एग्जांपल पायरिमिडीन में क्या आता है, साइटोसिन, है ना, यूरेसिल, थाइमिन, ये सब पायरिमिडीन से आते हैं, नाइट्रोजन स्पीसीज। तो ये खुद ही आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है स्ट्रैंड हमारा, वो टूट के अगर एडजेसेंट डाइमर या एडजेसेंट में है प्रेजेंट ये पायरिमिडीन, तो खुद ही आपस में डाइमर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पायरिमिडीन डाइमर्स। और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के कारण क्या होता है, पायरिमिडीन बेसेस जो है वो बना लेते हैं एडजेसेंट आसपास में। और दीज अल्टरेशंस लीड टू म्यूटेशंस। अब इसके कारण ऑब्वियसली वो नाइट्रोजनस बेस पहले जो पेयरिंग था कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे, वो हट गया, कोई जीन में म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, कहीं भी अगर पार्टिसिपेट करता हो तो। और ये क्या कर सकता है, ये क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी, क्रोमोसोमल को इंस्टेबल अनस्टेबल बना सकता है, उसके स्टेबिलिटी को खराब करेगा, या फिर म्यूटेशन ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये था हमारा डीएनए, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, थाइमीन है। अब ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण, फॉर एग्जांपल यूवी रेज, ये क्या कर सकता है कि यूवी रेज खुद ही में डाइमर बना लिया, वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ठीक है। मान लिया एडेनिन था, तो एडेनिन से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और ये खुद ही में डाइमर बना लिया, जिसको बोल रही है थाइमिन, थाइमिन थाइमिन डाइमर, ठीक है। यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, यूवी, इसीलिए ज़्यादा यूवी का एक्सपोजर भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए कड़ी धूप में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का, कि सेल साइकिल चेंजेस। सेल साइकिल जो होता है, जैसे इसी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, तो उसमें हम लोग देखें कि कैसे जेनेटिकली रेगुलेटेड होता है, कैसे अलग अलग जीन्स अलग अलग प्रोटीन को इनकोड करता है और सेल साइकिल का फेजेज रेगुलेट होता है। तो उसमें अगर किसी प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन हुआ तो सेल साइकिल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, have been reported to affect the cell cycle, leading to alterations in cell proliferation and DNA repair। सेल प्रोलिफरेशन में अल्टरेशन हो जाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर सेल प्रोलिफरेशन होने लगा, प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, तो कैंसरस हो सकता है, या फिर डीएनए रिपेयर में दिक्कत हो सकता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में। However, the exact mechanism are still being investigated and the significance of these effects on cytogenetics remain unclear। अब देखिए जीन एक्सप्रेशन अल्टरेशन, जीन एक्सप्रेशन में भी अल्टरेशन हो सकता है, ठीक है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, अच्छे से जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। पैटर्न इन सेल्स, जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन सेल्स पोटेंशियली अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, सेल साइकिल कंट्रोल एंड अदर प्रोसेसेस रिलेटेड टू क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी। अब जीन एक्सप्रेशन में दिक्कत होगा, डीएनए रिपेयर में दिक्कत होगा, ठीक है, सेल साइकिल कंट्रोल्स में दिक्कत होगा, और दूसरे प्रोसेस जो क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है उनमें दिक्कत होगा। क्योंकि बेसिकली सारा जीन से स्टेबलाइज होता है, तो सारा मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है, स्टेबलाइज्ड वे में अच्छे से काम कर रहा होता है, बैलेंस्ड वे में। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुआ तो काफी सारा मेटाबॉलिक पाथवेज क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ साइटोजेनेटिक इफेक्ट्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब देखिए जो कितना सीवियर होगा साइटोजेनेटिक इफेक्ट कोई भी
रेडिएशन का, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसे कि टाइप ऑफ रेडिएशन, किस तरह के रेडिएशन से एक्सपोज है। ऑब्वियसली एक्सरे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, बार बार एक्सरे करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। डोसेज कितना देर तक मिल रहा है, ड्यूरेशन कितना अमाउंट, डोसेज मतलब इंटेंसिटी, ड्यूरेशन कितना देर तक एक्सपोज है, और इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी, इंडिविजुअल्स कोई कोई होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, ठीक है, कोई कम ससेप्टिबल होता है, तो ये भी डिपेंड करेगा इस पे भी। अब रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टेबलाइज्ड गाइडलाइंस एंड सेफ्टी limits to minimize the potential harmful effects of both ionizing and नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर। तो बोल रहा है कि रेगुलेटरी बॉडीज जो है, गवर्नमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेफ्टी लिमिट्स डिसाइड करके रखता है कि जहाँ जहाँ से भी जो आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो इमिट हो सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग एक सेफ्टी लिमिट, जैसे हम लोग टेली कम्युनिकेशन वाले का बात कर रहे थे, जो टावर्स हम लोग हर जगह देखते हैं, घर के ऊपर, छत के ऊपर, तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहा होता है, धीरे धीरे हम लोग को हार्म कर रहा होता है, तो उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला रेडिएशन नहीं निकलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशंस का साइटोजेनेटिक इफेक्ट, मतलब सेल में जेनेटिक लेवल पे क्या इफेक्ट्स आ सकता है, हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।